दोस्तों, एक गरीब परिवार की एक बेटी होती है। अब वह बेटी जो होती है अपने घर से एक काम के लिए घर से तो निकलती है, लेकिन उसका आता पता नहीं चल पाता है। परिवार वाले परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन उस युवती की डेड बॉडी एक नाले में मिलती है तो पूरे परिवार वालों पर ऐसा सदमा टूटता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। लेकिन पुलिस अब इस युवती को ही हत्या कर राज को खुलासा में करने के लिए तौर तरीके से रास्ता अपनाती है। लेकिन पता चलता है कि पुलिस वहाँ तक पहुँचती जहाँ तक वह लड़की एक जिंदी अवस्था में बरामद होती है। आखिर पुलिस भी नहीं समझ पाती है कैसे हो गया, आखिर वह लड़की थी कौन। इन सब की आप तय तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। दोस्तों आज की यह सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना जिला पड़ता है अब गोरखपुर, और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना इधर कमलेशपुरम पड़ता है। अब वहीं के रहने वाले राम प्रकाश दुबे होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी एक बेटी होती है शिखा दुबे, जिसकी उम्र लगभग अब 23 साल के आसपास होता है, जो वहीं पास एक दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी होता है, उसी में जाकर मौके पर अब पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही होती है और देखने में बड़ी मासूम सी होती है। अब सुबह निकलती, अब शाम को ही लौट पाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक 10 जून साल 2011 का ही। अब सुबह सुबह के टाइम से अपने माता पिता से यही बोल के निकल जाती है कि पिताजी अर्जेंट काम है तो हम बाज़ार जा रहे हैं। यह बात बोल कर निकल जाती है, लेकिन 4 घंटे का वक्त बीत जाता है। अब शिखा दुबे लौटती नहीं है। अब उसके परिवार वाले सोचने लग जाते हैं कि आखिर वह कहाँ चली गई। लेकिन जब 2 घंटे का और वक्त बीतता है, 2 बजे के आसपास तुरंत कॉल लगाते हैं तो पता चलता है शिखा दुबे का जो मोबाइल होता है मौके पर नंबर वह बंद बता रहा है। अब वह परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी शिखा दुबे चली कहाँ गई। और तुरंत शिखा दुबे के जो अपनी माँ होती है उस समय बड़ी स्तंभ रह जाती है और तुरंत अब पड़ोसियों के पास जाती है, क्योंकि शिखा दुबे के वहाँ पड़ोसी भी होते हैं। अब उनसे पूछताछ करती, लेकिन वहाँ भी जो होता है शिखा दुबे के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। सहेलियाँ भी कहने लग जाती है कि हमें तो कुछ शिखा बता कर नहीं गई है, आखिर वह जा कहाँ सकती है। लेकिन शिखा के माता पिता जो होते हैं शिखा की तलाशी करना जब शुरू कर देते हैं तो उसका अता पता नहीं चल पाता है। और शिखा दुबे के इधर माँ तुरंत फ़ोन कर देती है उसकी अपनी खास सहेलियों के पास, लेकिन तब भी नहीं कोई जानकारी मिलता है। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार भी होते हैं उनके पास फ़ोन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी शिखा दुबे के आने के बारे में कोई जानकारी अब नहीं मिल पाता है। अब इधर कुछ हितकारी भी होते हैं, जो शिखा दुबे के अपने हितकारी होते हैं, वह भी आते हैं। आने के बाद शिखा दुबे की तलाशी करने के लिए कई गाँव में जाते हैं, खोजबीन करते हैं, यहाँ तक कि अब पूरी रात बीतने का हो जाता है। लेकिन शिखा दुबे का कुछ अता पता नहीं चलता है। पूरी रात आँखों में करवटें लेकर शिखा दुबे के माता पिता का बीतता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम में इधर जो होता तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। अब जब वहां पहुंचते हैं तो वहां अपनी जो बेटी होती है मौके पर शिखा दुबे का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं अब इधर शिखा दुबे की फ़ोटो लेते, मोबाइल नंबर लेते, हुलिया का अपने हिसाब से एक स्केच बनवाते हैं ताकि शिखा दुबे कहीं भी हो तुरंत वह इस हुलिया से शिनाख्त करा जा सके। और पुलिस की जो टीम होती है समझा बुझा करवा शिखा दुबे के माता पिता को अब वापस भेज देती है। लेकिन शिखा दुबे के जो माँ होती है वह बैठती नहीं है, अपनी बेटी की खोज खबर लेने के लिए पुराने रिश्तेदारों के भी घर जाती है। उसके जो अपने पिता होते हैं वह भी जाते हैं अपने पुराने रिश्तेदारों के घर, कई कई दूर जगह पर तलाशी करते हैं। लेकिन शिखा के बारे में अब कुछ अता पता नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही अब दूसरे दिन का वही सुबह का टाइम होता, उसी वक्त जो सरजू कैनाल नहर पड़ता है उसी में एक डेड बॉडी मौके पर लोगों को दिखाई देती है। तो इसकी जो सूचना होता है मौके मलेपुरा इलाके में दिया जाता है। अब वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं तुरंत जैसे ही घर पर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते वह पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद डेड बॉडी का तौर निरीक्षण करते पता चलता है कि वह तो एक युवती की डेड बॉडी है। पूरी तरह से चेहरा खराब पड़ा होता है।
और शरीर पर कई हिस्से पे जो होता है खराब इधर माँ से पड़े होते हैं। पुलिस की टीम नहीं समझ पाती है। पुलिस की टीम बॉडी को कब्जे में लेती है, लेकिन उसी वक्त पुलिस को पता चल जाता है कि अभी ठीक है, कल के टाइम में जो होता है इधर शिखा का गुमशुदा का मुकदमा हमारे थाने में दर्ज है। पुलिस की जो टीम होती है अब शंका के घेरे में शिखा के शिनाख्त को लेती है और फ़ोन कर देती शिखा के अब पिता के पास। अब शिखा के पिता जब खबर पाते हैं तुरंत थाने पहुंचते हैं और एक टीम लेती पहुंच जाती ठीक है सरजू कैनाल के पास, और वहीं डेड बॉडी को जब देखते तो वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पास जो होता है चप्पल शिखा का रखा होता है, कपड़े शिखा पहनी होती है, भली चेहरा पहचान में ना आ रहा होता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, यह शिखा ही है। पुलिस की जो टीम होती है बॉडी को वहीं पंचनामा करती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब इधर शिखा के पिता जिनका काल्पनिक नाम राम होता है, उनसे पुलिस की टीम पूछने लग जाती कि आपको क्या लग रहा है आपकी बेटी के साथ जो होता है इस तरह का हथकंडा कौन अपना सकता है, और बिना किसी हीला हवाले के कहने लग जाते कि साहब हमारा ही पड़ोस का रहने वाला साहब दीपू यादव ने ही हमारे बेटे के साथ इस तरह के सारे हथकंडे को पार किया और फिर उसके साथ बेहद तरीके से पेश आया। अब बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इसी नाले में डंप कर दिया और पुलिस की जो टीम होती है अब दीपू यादव के ऊपर शक के बिना पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और दीपू यादव के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह दीपू यादव तो घर दिखाई नहीं दे रहा है और 3 दिन से उसका पता नहीं चल रहा। पुलिस का शंका वहीं बढ़ जाता है और पुलिस की जो टीम होती है मुखबिर लगा देती है, और लेकिन तब मुखबिरों के द्वारा जो होता है ना उसका मोबाइल का लोकेशन दिखता है कहीं आने और ना उसका कहीं अता पता चल पाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब पहुँचती है दीपू के जितने अपने करीबी यार दोस्त होते हैं लगभग 50 से ज़्यादा। पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है, लेकिन जब उनसे पूछताछ किया जाए उसमें से एक दोस्त होता है काफ़ी देर बाद बताता है कि साहब दीपू यादव जो होता है अक्सर मौके पर ज़्यादा सोनभद्र आना जाना होता है, लेकिन पुलिस की टीम जाना चाहे सोनभद्र क्यों आना जाना, पता चलता है उसका अपना हितैषी परिवार भी रहता वहीं। और पुलिस की जो टीम होती है एक बड़ी टीम को लेती है और लेकर पहुंच जाती सोनभद्र के उस इलाके में, और जब पहुंचती तो उस कमरे पर जाते पता चलता जो होता है कि वहाँ तो जो होता है अंदर से कुंडी लगा हुआ है और पुलिस की टीम को कुछ सिपाही कर्मी भी होते हैं बार बार आवाज़ लगाए ताकि दरवाज़ा कोई खोले तो, लेकिन खुलता है तो अंदर से एक जो होता है मासूम सी युवती निकलती है अब जिसकी उम्र लगभग अब 23 से 24 साल के आसपास होता है, लेकिन सामने खड़े जो सिपाही कर्मी होते देखकर उसी समय उस युवती को चौंक सा जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक फ़ोटो होता है, वह फ़ोटो किसी और का नहीं होता है बल्कि शिखा दुबे का ही होता है। लेकिन जब फ़ोटो को देखते हैं उस युवती का शिनाख्त है अब जो होता है मौके पर देख कर करते हुए चौंक जाते, पता चलता है कि अंदर खड़ी हुई कोई युवती नहीं होती है बल्कि जिसका दाह संस्कार जो होता है तौर तरीके से शिखा के माता पिता कर चुके वह तो यही खड़ी हुई शिखा दुबे ही है। और पुलिस की टीम वही देखकर अपने नीचे जैसे लगती ज़मीन खिसका लेती है और पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती है कि आखिर हुआ कैसे, और तब तक अंदर से जो होता है एक युवक निकलता है। पुलिस की टीम उस युवक को देखते पता चलता है यह तो दीपू यादव है, और पुलिस की टीम इस तरह की माजरा को देखकर सन्न रह जाती है कि जिसने पूरी तरह से अपने गांव को अफरा तफरी में बदल दिया, आखिर वह युवती जो होती है दीपू यादव के साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ कैसे बिता रही है। और पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल भी आ जाते हैं। अब इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको जो होता है कहानी पूरी तरह से विस्तार से जानना ज़रूरी है, इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना भी ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब दीपू यादव और शिखा दुबे लेकर पुलिस की टीम पहुँचती है अब कमलेशपुरा। वहाँ जब पूछताछ करती है अपने थाने में और जो सच्चाई बताते हैं इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में शिखा दुबे जो होती है जब जाकर इधर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में मौके पर अब ग्रेजुएशन की कोर्स कर रही होती तभी उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है अपने ही पड़ोस का रहने वाला दीपू से हो जाता है, क्योंकि दोनों गांव के नाते बराबर उठका बैठका आना जाना साथ लगाए जा करते थे और एक हम उम्र को होने के नाते दोनों के बीच जो होता है धीरे धीरे दोस्ती चलता है। और दोस्ती के नाते दीपू जो होता है दिल खोलकर अब शिखा का यादव का जो होता है पैसों से मदद भी करना शुरू कर देता है और बड़ी जल्दी शिखा यादव जो होता है दीपू के एहसानों तले और शौक श्रृंगार के नाते जो होता है दीपू के इर्द गिर्द मराना को शुरू कर देते हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। सिलसिला तो चलता है और चलते चलते जब कई महीनों का जब वक्त बीतता है तो दोनों जो होता है बराबर होटल मॉल और यहाँ तक कि शौक के लिए अपने रिश्तेदारों के घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। दोनों अपने रिश्ते को समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच उनको भनक भी लग जाता है कि हमारे इस रिश्ते को तो हमारे परिवार वाले स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों रिश्ते में भाई बहन भी लगते हैं, जिसकी वजह से अब जो होता है दोनों समझ जाते हैं कि हमारा रास्ता आसान नहीं है। लेकिन इसी बीच जो होता है दीपू और शिखा दोनों मिलकर अपने पिता के और अपनी माँ के बिना सहमति के शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। और सभी साल 2011 के अप्रैल का जब महीना होता है अब उसी महीने में दोनों जाकर अब एक मंदिर में
रीत रिवाज के तहत शादी भी कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो खबर होता कभी किसी को देते नहीं है और तौर तरीके से बाहर इनका जो होता है अपने घर से बिन बताए मिलना जुलना जारी हो जाता है। लेकिन इसी बीच दीपू के मन में एक शंका हो जाता है कि परिवार वाले अगर हमारे शादी के बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी जानकारी लगती है, तो उस दिन तो हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अब यह जुदाई कतई जो होता ना दीपू को बर्दाश्त होता है और ना इधर शिखा दुबे को बर्दाश्त होता है, जिसकी वजह से दोनों अब इस समय एक बड़ा ही सादे तरीके से प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और दीपू यादव का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है सुग्रीव, जो उसका खुद का एक अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी होता है। काफ़ी सारे वहाँ मजदूर भी लगे होते हैं, लेकिन अपनी परेशानी जाकर दीपू जो होता है सुग्रीव से बताता है, तो सुग्रीव कहने लग जाता है यार तुम तो हमारी जिगरी दोस्त हो, हम तुम्हारी परेशानी दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दीपू कहने लग जाता है बताओ कोई जल्दी से। तो कहने लग जाता कि हमारे पास एक युवती मौके पर आने वाली है जिसको हमने नौकरी का ऑफ़र दिया है। वह जो युवती होती है शिखा दुबे से एकदम हम शक्ल मिलाई रही है, कदकाठी भी सेम वैसा है। अगर उस लड़की को इस षड्यंत्र में शामिल किया जाए तो समझ लो मामला आसान हो जाए। और दीपू सारी बात समझ जाता है और चंद मिनट के अंदर जो इसकी जानकारी शिखा को दे, शिखा उसी समय कहने लग जाती कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे हम तुम्हारे साथ पग पग पर चलेंगे। और तभी तीनों के तीनों मिलकर अब वही बड़ा ही खतरनाक साथी तरीके से एक रहस्यमय प्लान बनाते हैं। और सुग्रीव जो होता है अपने प्लान के तहत अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन करता है जिसका काल्पनिक नाम होता है अब पूजा। पूजा ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, उसके टोटल एक बच्ची भी होती है जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास होती है। अब जो होती पूजा अपने पारिवारिक गुजारे भत्ते के लिए दिन रात मेहनत भी करती है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलता है। अब सुग्रीव के ही एक एम्प्लॉयर होती है, मौके पर उसी के द्वारा पूजा के बारे में जानकारी मिलता है। तो सुग्रीव अपने मोबाइल के द्वारा पूजा से संपर्क करने लग जाता कि तुम्हारे लिए नौकरी हमारी कंपनी में आ चुका है और तुम कल से जो होता है ज्वाइन करने के लिए आ जाओ, लेकिन इसके लिए जो होता है तुम्हें इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। लेकिन यह बात जब पूजा सुनती है उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है चलो हमारे बच्चे का परवरिश हो जाएगा, हमारे पति के भी खर्चे चल जाएंगे, बीमारी खर्चे चल जाएंगे, यही सब सोच साच कर पूजा सुग्रीव की बातों में आ जाती है। लेकिन पूजा नहीं समझ पाते कि आखिर जो होता है आखिर या रात हमारी ज़िंदगी का आखिरी रात बनने वाला है। लेकिन जैसे ही अब 10 जून साल 2000 अब इधर वही 11 का वक्त होता है, तो उसी दिन जो होता है सुग्रीव के ही उसी ट्रांसपोर्ट के ही अब कंपनी में अब पूजा पहुंचती है। और पूजा को देखने के बाद अपने ही ट्रक में जो होता है ले जाकर सुग्रीव बैठा लेता है। फिर ट्रक सही जो होता है गोरखपुर से निकल जाता, फिर सोनभद्र के लिए अब रवाना हो जाता है। और जब रवाना हो जाता है, रवाना होने की इसकी जो सूचना होता है सबसे पहले फ़ोन के द्वारा दीपू यादव को दे। दीपू यादव जब खबर पाता है तो फ़ोन कर देता शिखा के पास। शिखा जब खबर पाती है तो सुबह के लगभग अब 10 बजे के आसपास जो होता है शिखा अपनी माँ से यही बोलती है कि हम जा रहे हैं अपनी सहेलियों से मिलने के लिए, बस चंद घंटे बाद वापस आ जाएंगे। और वहाँ से शिखा निकलती है गाँव के बाहर और वहीं बैग लेकर खड़ा होता है अब इधर दीपू यादव बाइक बैठा था, फिर बाज़ार पहुँचता, वहाँ से टेम्पो पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद ठीक जो होता है बाज़ार पर जब पहुँचता है तो वहीं ट्रक लेकर खड़ा होता है पहले से जो होता है इधर अब सुग्रीव से वहीं एक चाय की टपरी पर जाकर तौर तरीके से तीनों मिलकर प्लान बना लेते हैं। उसी प्लान के तहत दोबारा जाकर अब ड्राइवर सीट पकड़ लेता है सुग्रीव और फिर बस ट्रक चलाते चलाते पहुंच जाता है सुनसान जंगल में उसी कैनाल के पास। और मौका देखता तो लेकिन वो जंगल की तरफ रोक कहने लग जाता कि यहीं तुमसे इंटरव्यू लेने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है, वह इंटरव्यू क्योंकि कंपनी का बार उसी के ऊपर है। और पूजा खुशी के मारे नहीं समझ पाती, उतर जाती है और एक पेड़ होता है जंगल नुमा होता है, वहाँ पहुँचती तो वहाँ पहले से होता है इधर शिखा दुबे और इधर पहले से दीपू यादव खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर पूजा साइड में जाती है नीचे पेड़ के और कोना होता है, उसी वक्त तीनों के तीनों मिलकर अचानक अब टूट पड़ते पूजा के ऊपर, जिसकी वजह से वहीं बड़े बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। और इधर जो होती है शिखा दुबे पूजा के पास जाती है और अपने पास लाए हुए अपने खुद के जो कपड़े होते हैं इधर पहना देती है पूजा को, चप्पल भी पहना देती है ताकि देखने में यही लगे कि हाँ यही इधर शिखा दुबे ही है बल्कि पूजा नहीं है। और इधर नए कपड़े खुद अपने आप से पहन लेती है और फिर जो तब बॉडी को ले जाती है तो तरीके से वहाँ एक केरोसिन से चेहरे को ख़राब कर देती है और फिर नाले में ले जाकर डंप कर देती है। फिर वहाँ समझ जाती है कि बस करो अब लोग यही कहेंगे या शिखा दुबे ही है, ताकि हमारे आगे पीछे कोई मंडराएगा भी नहीं।
और सोच साज कर वहाँ अब निकल जाते सोनभद्र और जाकर वहीं एक कमरा का किराया लेकर अब रहने लगे थे, आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब पुलिस पहुंचती ठीक 3 दिन बाद उसी कमरे पर तीनों को धर दबोचती है और पुलिस की टीम भी सनस रह जाती है और शिखा के माता पिता भी सनस रह जाते हैं कि आखिर शिखा ने कैसी अपनी ज़िंदगी को संभालने की एक आसान बड़ी रास्ता अपनाया। लेकिन लोग सोचकर हैरान और परेशान भी हो जाते हैं, लोगों को नींदों को पूरी तरह से हराम हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब शिखा दीपू यादव को ले जाती वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।